हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस्टरडे सक्सेस ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को वर्णमाला अल्फाबेट चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, ये एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। एक एक वर्ड हम आपको समझाते जाएंगे और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम वर्णमाला आज देखेंगे, लेकिन वर्णमाला के सबसे पहले हम वर्ण और माला दो अक्षर हैं, तो सबसे पहले हम वर्ण को देखेंगे। आज हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे सीटेट के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्ण जो शब्द है, ये वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्ण को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम अक्षर कहते हैं। अब अक्षर क्या है? अक्षर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों अनासवान। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनासवान। अब नासवान दोस्तों, अगर आ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नासवान हो जाएगा। अब नासवान का मतलब होता है जो खत्म हो सके, जिसका विघटन किया जा सके। लेकिन अगर दोस्तों हम आ लगा देंगे तो अनासवान हो जाएगा, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता है, उसे ही अनासवान या अक्षर कहते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अब वर्णमाला। वर्णमाला जो है, लेखन के आधार पर हमारे कुल 56 वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। लेकिन देखेंगे हम पहले, अगर वर्णमाला जो लेखन के आधार पर लिखा गया 56 वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं इसमें, 4 व्यंजन होते हैं इसमें, और 4 संयुक्त 41 व्यंजन होते हैं इसमें, सॉरी 41 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 11 और 41 52 और 4 56। लेकिन दोस्तों देखते हैं, उच्चारण के आधार पर भी कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। लेकिन अब ये होते कौन से हैं दोस्तों? का से पा वर्ग तक 25 और डा और ढा 2 27, टोटल 41 हो गए। और अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4, टोटल ये मिला करके दोस्तों हमारे 52 वर्ण होते हैं। लेकिन यही नहीं दोस्तों, अभी हम एक चीज और देखेंगे। ये तो रही वर्णों की बात दोस्तों। अब आती है वर्णमाला। वर्णमाला की जो परिभाषा होगी दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो अरेंजमेंट है वो एकदम व्यवस्थित हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा।
अब दोस्तों माला का मतलब ही होता है माला। लोग गले में माला पहनते हैं तो एक छोटी सी टुकड़ी से जो है माला नहीं बनता है दोस्तों, एक छोटी सी मोती से माला नहीं बनता है, उसमें हजार मोतियां डाली जाती हैं तब वो जाकर के एक माला तैयार होता है। जैसे समूह दोस्तों देखा जाए तो एक आदमियों से नहीं तैयार होता है, जहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहां पे समूह तैयार हो जाता है, परिवार तैयार हो जाता है हमारा। तो उसी प्रकार जो है दोस्तों वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, जो वर्णों बहुत सारे वर्ण व्यवस्थित ढंग से अरेंजमेंट होते हैं, उसी शब्द उसी चीज को हम जो है वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। तो ये तो दोस्तों एक वर्ण की बात आई। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, एक बार आप फिर देख लें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, वर्ण को दूसरे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अक्षर के नाम से जानते हैं। अब लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें हम और देखेंगे थोड़ा सा। तो ये टोटल हमारे उच्चारण के आधार पर जो होता है दोस्तों हम पढ़ते हैं 52 वर्ण होते हैं। अब स्वरों की संख्या अगर दोस्तों अगर इसमें हम देखेंगे तो 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या जब हम देखते हैं तो 41 होती है। लेकिन कुछ और जानने वाली भी बातें होती हैं दोस्तों, इसी के अंदर वर्णमाला के अंदर हम जानते हैं। जैसे भाषा की सार्थक इकाई, अगर दोस्तों भाषा देखेंगे तो भाषा जो है भास धातु से बना हुआ होता है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है दोस्तों वो वाक्य होती है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लें। भाषा की सार्थक इकाई को दोस्तों वाक्य कहते हैं, लेकिन वाक्य से छोटी इकाई वाक्य से छोटी इकाई दोस्तों उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य से छोटी इकाई दोस्तों पदबंध होती है। अब दोस्तों पदबंध से छोटी इकाई दोस्तों पद या शब्द होता है। पद से छोटी इकाई दोस्तों अक्षर होता है। अब अक्षर से छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि या वर्ण होता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों
अब ध्वनि या वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पे अगर हम डालेंगे नोट में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, या जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग इससे जरूर नोट कर ले, फिर से एक बार मैं कंफर्म करवा देता हूं आप लोगों को। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं, और वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों उसे पदबंध कहते हैं, और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों उसे पद या शब्द कहते हैं, और पद से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई जो है दोस्तों वो आपकी ध्वनि या वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आज तक लगभग 100-200 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। एक और भी पूछा, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक वर्ण तालिका देखेंगे। एक पूरा डायग्राम के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे दोस्तों वर्ण तालिका। ये तो अभी तक केवल दोस्तों वर्ण की बात थी कि हम एक एक चीजें वर्ण के बारे में जाने। अब हम पूरा वर्ण तालिका बनाएंगे। आप लोग हमारे साथ साथ दोस्तों नोट करते रहें। वर्ण तालिका, अब दोस्तों वर्ण 2 होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब दोस्तों स्वर हर्ष स्वर होता है, और दीर्घ स्वर होता है। एक स्वर दोस्तों और होता है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों व्यंजन की। पहला दोस्तों स्पर्श व्यंजन, दूसरा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा दोस्तों ऊष्म व्यंजन, और चौथा दोस्तों आगत व्यंजन। और अगला 5वां दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ये एक दोस्तों आपकी वर्ण तालिका है। अब मैंने आपको पहले बताया जो वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं, पहला स्वर और दूसरा आपका व्यंजन होता है। अब स्वर के अंदर हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और
प्लुत स्वर होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को केवल स्वर के बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में जानकारी देंगे। हम एक एक चीज दोस्तों स्वर के एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से और बड़े डिटेल में हम समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में हमारा पूरा का पूरा काम हो जाए दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने स्वर पे। अब दोस्तों हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लेकिन इसे एक नाम से और जानते हैं दोस्तों। छोटी कक्षाओं में हमें पढ़ने को मिला होगा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। हर्ष स्वर को जो है कहते हैं एक मात्रिक स्वर। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को दोस्तों द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को दोस्तों त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये है स्वर का एक तालिका, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब लेकिन दोस्तों पहला नंबर हम स्वर के बारे में देखेंगे कि स्वर हमारे होते कितने हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों स्वर वर्णों, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बोले जाए। स्वर दोस्तों जो है वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों कुल 11 होती है, हमने आपको बताया। अब वो 11 होते कौन कौन से हैं दोस्तों? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो है दोस्तों हमारे स्वर 11 है। आप इसे नोट कर लें। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके हमारे कुल 11 स्वर हो गए। अब लेकिन दोस्तों देखेंगे, पहले हम हर्ष स्वर की परिभाषा समझेंगे, फिर दीर्घ स्वर की और फिर से प्लुत स्वर की। हर्ष स्वर जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है दोस्तों, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और या हम कह सकते हैं जिसे बोलने के लिए केवल एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है दोस्तों, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसमें 3 मात्रा के बोलने का समय लगता है दोस्तों, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब या हम कह सकते हैं दोस्तों जिसे बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों ऐसे वर्ण जिसे बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
और प्लुत स्वर की भी परिभाषा हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही होती है कि ऐसे ऐसे स्वर जिसे बोलने में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहां से अटैचमेंट करके भी आप परिभाषा दोस्तों बना सकते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर कहते हैं ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिन्हें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से बोलने में ज्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं हर्ष स्वर होते कौन कौन से। तो दोस्तों हर्ष स्वर छोटा आ, छोटी ई और ऊ और री, ये चार हमारे जो है हर्ष स्वर होते हैं। अब इसके बाद आपके पास बचता क्या है, बड़ा आ और ई, ऊ, ए, ऐ और ओ, आओ। दोस्तों यही से हम कंफर्म कर सकते हैं, कोई विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार हमें स्वर पता हो गया तो उसमें हम अंतर कर लेंगे अपने आप। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार हमारे हर्ष स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर है। लेकिन अब ये प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर जो होता है, जैसे ओम, जैसे ओम, यानी कि बहुत समय लगता है। लेकिन दोस्तों अगर ये ना समझ में आए तो हम एक ग्रामीण भाषा में चलते हैं दोस्तों। जैसे किसी नाम से हमें बुलाया जाता है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी बोला जाता है, हमें गांव में जो भी हमारा नाम होता है, जो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं वो कैसे बोलते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है या किसी का नाम सोहन है, तो उसके नाम के आगे थोड़ा सा और भी बड़ा घसीट देते हैं, जैसे सोहना। तो ये क्या है, जो ना निकल रहा है, ये ये जो है आपके क्या है, यही तो आपके प्लुत स्वर है। तो अब हम लेकिन दोस्तों और आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट पे और हम बात करेंगे दोस्तों। आपके हर्ष स्वर हो गए दोस्तों, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद दीर्घ संधि स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर, पहले हम दोस्तों इतना जानेंगे, हर्ष स्वर, मूल स्वर,
दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर। अब दोस्तों हर्ष स्वर के बारे में आप जान ही चुके हैं। आ, ई, उ और री, इसी को दोस्तों मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को दोस्तों मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर दोस्तों आप पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि स्वर जो होता है दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई और उ, ये आपके दोस्तों दीर्घ संधि स्वर है। अब दीर्घ स्वर दोस्तों आपने देख चुका है, बड़ा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब बात आती है दोस्तों संयुक्त स्वर की। अब जो संयुक्त स्वर होते हैं, ए, आए, ओ, आओ, हर्ष स्वर आ, ई, उ, इसी स्वर को दोस्तों मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आई, ई, उ, ए, आए और ओ, आओ। अब दीर्घ संधि स्वर दोस्तों आ, ई, उ, संयुक्त स्वर दोस्तों ए, आए, ओ, आओ होते हैं। अब लेकिन दोस्तों हम एक चीज अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में जानेंगे। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर दोस्तों ई, ए, आए, अग्र स्वर होते हैं ई, ए, आए। और मध्य स्वर दोस्तों केवल आ होगा। केवल आ होगा दोस्तों। और पश्च स्वर जितने भी बचते हैं, आ, उ, ओ, आओ, ये हमारे दोस्तों अग्र स्वर ई, ए, आए और मध्य स्वर आ और पश्च स्वर आ, ई, उ और ओ, आओ होते हैं। अब अगर दोस्तों हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से भी हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर यहाँ पे समझ सकते हैं। एक ऐसे आप दोस्तों ट्रायंगल बनाएं और यहाँ पे दोस्तों पहले आप मध्य स्वर लिखें और यहाँ पे दोस्तों पश्च स्वर लिखें और यहाँ पे दोस्तों अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर, तीन ये हैं। हम दोस्तों मध्य स्वर से शुरू करेंगे।
मध्य स्वर में केवल आ आएगा और पश्च स्वर में आ, ई। फिर यहां पे उ। फिर यहां पे ए आए। यहां पे दोस्तों ओ आओ। ये है आपकी ट्रिक दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों मध्य स्वर में यहां से हम शुरू करेंगे। पहले आ, ई, उ, ए आए और ओ आओ। ये हमारा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की बात है दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वर इतना ही था। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग स्वर के बारे में अच्छे से डिटेल से आपने पढ़ लिया है। दोस्तों अब व्यंजन अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे व्यंजन के बारे में, जिसे देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को अपना प्यार भरा सम्मान दें, जिससे आगे हर एक आने वाली वीडियो जो है हम आप तक सुगमता से पहुंचा सकें, जो भी आपके लिए उपयोगी है। दोस्तों हिंदी के संपूर्ण हिंदी हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक करके सारी हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं हम कवर करेंगे दोस्तों। आज से ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। अब हम एक एक करके लेक्चर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। हमारे हर एक नोट्स से ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हर एक क्वेश्चंस आपके फंसेंगे।